हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल्यूरिंग शिक्षा द्वार। मैं आसिम आदिल, आपका इंग्लिश टीचर। आज हम यहाँ पर एमएड एंट्रेंस का 2023-24 वाले सेशन का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसके इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे उनको डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर कि इंग्लिश जो है वो किस लेवल की आती है, किस लेवल के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है एक एमएड के एस्पायरेंट से वहां पर एग्जामिनर। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ चीजें बहुत ऐसी हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना। अब जैसे कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम ऑफ हीटलेस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हीटलेस का सिनोनिम जो नहीं है वो देखना है। ठीक है, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो उस चीज को आप अंडरलाइन कर लें, ये सर्किल कर लें। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है विच इज नॉट द सिनोनिम। अगर सिनोनिम यानी कि सेम मीनिंग, जब सेम मीनिंग नहीं है तो यानी कि वो एंटोनिम यानी अपोजिट मीनिंग का हो गया, तो हमें यहाँ पर इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड जो है वो बताना है। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ड, ये इनकरेक्ट वर्ड, ये नॉट करेक्ट अगर बात करें तो यानी इनकरेक्ट हमें बताना है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा है। आजकल एग्जामिनर्स जो है वो बहुत सारे एग्जाम्स में एसएससी यूपीएससी में भी इस तरीके की चीजें जो है वो कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो ये हीटलेस वर्ड है इसका नॉट सिनोनिम यानी कि हमें एंटोनिम बताना है। ठीक, तो एंटोनिम यानी कि हमें अपोजिट वर्ड बताना है। तो हीटलेस का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है जो कि नॉट टेकिंग केयर कहते हैं हम, जो कि परवाह नहीं करता है। केयर करने का मतलब जैसे किसी की परवाह नहीं करना। अब परवाह नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं है किसी अपने रिलेटिव की परवाह नहीं कर रहे हैं, किसी यार दोस्त की परवाह नहीं कर रहे हैं। यानी कि जब भी आपका कोई काम होता है उस काम में आप किसी चीज की परवाह नहीं करते हैं, अपने काम को बहुत ही सिंसियर तरीके से करते हैं। आपको उस चीज से मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो इसका एंटोनिम क्या है? रेकलेस अगर हम बात करें तो रेकलेस भी वही चीज होती है, आपने कई जगह शायद मूवीज वगैरह में सुना होगा रेकलेस वर्ड। रेकलेस यानी कि जो बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है जो अपनी ड्यूटी, जैसे पर्टिकुलर किसी हम फोर्सेस के बारे में बात करें, जैसे पुलिस वाले होते हैं कुछ, जैसे पिक्चर्स में दिखाते हैं सिंघम टाइप, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, उन्हें मतलब नहीं है फैमिली से, खाने पीने से, तो काम करना है वो करना है। तो उस इस तरीके की जो कैरेक्टर है उसके लिए यूज किया जाता है रेकलेस। ठीक है ना। वो अपने ड्यूटी में किसी तरीके का हिंड्रेंस या रुकावट, ये प्रेशर पसंद नहीं करते हैं, उन्हें मतलब नहीं है कौन आएगा सामने, कौन क्या करेगा, उनको जो काम करना है वो करते हैं। तो उनके लिए वर्ड किया जाता है रेकलेस वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। और जो फेकलेस है, इस फेकलेस का जो मतलब होता है वो होता है लैकिंग ऑफ इनिशियल्स। ठीक है ना। इनिशियल्स यानी कि कुछ जहां पर भी किसी को इनिशिएटिव लेना होता है, जैसे मान लो कि बहुत सारे दोस्त हैं, कहीं कुछ प्रोग्राम करना है, कहीं कोई प्लान बनाना है, तो उसमें इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं जो लोग, ठीक है ना, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं फेकलेस। ठीक है ना, यानी कि लैकिंग टू मेक इनिशियल डिसीजंस। ठीक है, इनिशियल डिसीजंस कह सकते हैं, इनिशियल स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। ठीक, जो शुरुआत नहीं करते हैं किसी चीज की कि चलो इस काम को या किसी भी चीज को इस तरीके से करना चाहिए या ऐसे शुरू किया जाता है। ठीक है ना, जो लोग शुरुआत नहीं कर पाते हैं उनके लिए फेकलेस वर्ड यूज करते हैं। नीडलेस का मतलब हम समझते हैं जिस चीज की नीड नहीं है, लेस हो गया, तो जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो वो चीज हो गई। केयरलेस का मतलब जो लापरवाह होते हैं, सेम अगर हम वही देखें तो नॉट टेकिंग केयर के सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर सिनोनिम में पूछता तो हम इसका रेकलेस या केयरलेस कर सकते थे। और नीडलेस भी वही, जिसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल से इंट्रोवर्ट होते हैं, उन्हें जरूरत नहीं होती किसी चीज की, वो ऐसा महसूस नहीं करते, नहीं वो अपने आप में खुश रहना चाहते हैं, तो वो नीडलेस टाइप के लोग हो जाते हैं, जिनको जरूरत नहीं होती किसी चीज की। तो वो भी एक तरीके से नॉट टेकिंग केयर में हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन जो फेकलेस है कि बिल्कुल इनिशिएटिव नहीं कर पाता है किसी चीज के लिए, ठीक है ना, किसी भी प्लान के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए, या कुछ भी कम कह सकते हैं, तो डिसीजन लेने के एबल नहीं है वो, इनिशियल डिसीजन जो शुरुआत करने वाले होते हैं। तो इसमें जो हमारे इस क्वेश्चन में हीटलेस का एंटोनिम वर्ड जो होगा वो होगा फेकलेस। ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों वर्ड हमारे नॉट टेकिंग केयर से रिलेटेड बन रहे हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो गया फेकलेस, बी वाला ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, मदर सेड टू द टीचर माई डॉटर इज ब्लाइंड डैश ऑफ वन आई। हमें यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है, जो प्रीपोजिशन है वो हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है। तो अब देखिए ब्लाइंड के साथ ऑफ बनेगा तो क्या होगा, इन, विद और ऑफ, ये वाला ऑफ, ठीक है ना, ये बनेगा। तो ये सब क्या क्या होंगे, ठीक है ना। ठीक, तो अब जैसे कि माई डॉटर इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, जब ये हम यहां पर हम ब्लाइंड के साथ जब ऑफ वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो इसके साथ जो ब्लाइंड ऑफ आता है इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा पर्सन
ठीक है, जो किसी काम के प्रति बहुत ही ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल टाइप है, ये बहुत ज्यादा गलतियां करता है, उसे आप कितना ही समझा ले वो मिस्टेक करेगा ही करेगा। तो इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। कभी कभी ही इज ब्लाइंड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, ही इज ब्लाइंड ऑफ स्टडीइंग, यानी उसे पढ़ाई कितना ही करा तो वो उसको गलती करनी ही करनी है। तो ब्लाइंड ऑफ के लिए वो होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है ना। एक मदर ने टीचर से कहा है कि मेरी बेटी एक आंख से ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड ऑफ नहीं बनेगा यहाँ पे। माई डॉटर इज ब्लाइंड इन वन आई, जब कोई एक आंख से नहीं देख पाता है तब हम वहां पर इस तरीके से ब्लाइंड इन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो माई डॉटर इज ब्लाइंड इन यहाँ पर सही प्रीपोजिशन बनेगा। ये ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को वहां से हटा देना, ठीक है, जैसे गेट ऑफ कहते हैं, ठीक है ना, या पुल ऑफ कहते हैं, टेक ऑफ कहते हैं, तो इस तरीके से वो चीज होती है। ब्लाइंड विद यानी वन आई के साथ ब्लाइंड है, ठीक है ना, तो ये एप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं बन रहा है ब्लाइंड के साथ विद और ब्लाइंड के साथ ऑफ। तो हमारा जो सही आंसर है वो है इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे वी विल हैव अ डच ट्रीट एट अ रेस्टोरेंट। इसका मतलब क्या है? ये जो हमने सेंटेंस बोला टुडे वी विल हैव अ डच ट्रीट एट अ रेस्टोरेंट, ठीक है, इसका बेसिकली सिंपली अगर हम समझे तो डच ट्रीट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मतलब डिनर होगा या लंच होगा, ठीक है ना, एक गेट टुगेदर ऐसा होगा जिसमें जो भी बिल आएगा वो सबको ये अपना अपना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इक्वली जिसने जितना मंगाया है वो उस हिसाब से पेमेंट करेगा। या कई जगहों पे जैसे कई सारे यार दोस्त मिलकर बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो कहीं बैठ जाते हैं खाना वाना खाने के लिए, तो फिर वो जो बिल आता है उसको इक्वली शेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से होता है ये डच ट्रीट का मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है अ डिनर विद डच क्यूजाइन, ठीक है ना, एक डिनर जिसमें डच डिशेस मंगाई जा रही हैं। डच डिशेस कौन सी हैं? जो नीदरलैंड हमारा जो कंट्री है, ठीक है ना, वहां के जो लोग होते हैं उन्हें डच कहते हैं। जैसे इंडिया के लोगों को इंडियंस कहते हैं, चाइना के लोगों को चाइनीज कहते हैं, जैसे चाइनीज खाना या इंडियन खाना। तो जो नीदरलैंड जो कंट्री है वहां के जो डिशेज हैं या वहां का जो कल्चर है या वहां के जो लोग हैं उन्हें डच कहते हैं। अ डिनर वेयर ईच पर्सन पे फॉर हिज ओन, जैसे मैंने ये बताया कि वहां पर जो भी होगा, ठीक है ना, वो अपने लिए जितना उसने मंगाया है, जितना उसने खाया है उसके लिए पे करेगा। तो यहाँ पर टुडे वी विल हैव अ डच ट्रीट एट अ रेस्टोरेंट, इसका सही ऑप्शन या सही आंसर जो बनेगा वो बी वाला बनेगा, ठीक। अब बाकी हम सी और डी ऑप्शंस भी देखते हैं। अ ट्रीट वेयर वन पर्सन टेक्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पेइंग द बिल, ये तो वही वाली बात हो गई कि एक पर्सन जो है वो सबको ट्रीट दे रहा है, ठीक है ना, एक ट्रीट जिसमें एक आदमी जो है सब जो भी पूरा बिल है, ठीक है ना, उसकी जिम्मेदारी लेता है बिल पूरा पे करने के लिए। अ डिनर विद नो डेजर्ट, इस डेजर्ट का मतलब होता है मीठा, ओके, जैसे खाने के बाद जो मीठा खाते हैं वो वाला मीठा, ठीक है ना, स्वीट नहीं, स्वीट वर्ड नहीं है ये वाला, जैसे मिठाई के लिए वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं ना उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डेजर्ट। जैसे कभी कभी कहते हैं ना खाने के बाद डेजर्ट में क्या रखेंगे, कि डेजर्ट में क्या होगा, अगर हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो यहाँ पे इस डेजर्ट का मतलब होता है ये खाने के बाद जो मीठा खाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है बी वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पीपल रिएक्ट नेगेटिवली टू सर्टेन साउंड, ठीक है ना, किसी साउंड के प्रति अगर कोई भी पर्सन नेगेटिव रिएक्ट करता है, ये ऐसा कब होता है? जैसे हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं और कोई पर्टिकुलर बाहर किसी चीज की आवाज हो रही है, जैसे हम बरसात का मौसम में हम लोग पढ़ रहे हैं, हवा चल रही है तो खिड़की जो है वो बार बार खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, तो उससे कभी कभी हम इरिटेट होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी कहीं कोई पाइप लीक करने लगता है हमारे घर का, तो वो उसमें से पानी टप 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 टपकता रहता है, तो वो कभी कभी हमें इरिटेट करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो चीजें, कभी कभी पर्दे हिलने लगते हैं तो वो कभी कभी इरिटेट करते हैं। तो इस तरीके की जो साउंड होती है जो हमें हमारा काम करने में रुकावट डाल रही होती हैं या हमें अजीब लग रही होती हैं, उनके लिए हम नेगेटिव रिएक्ट करते हैं। उस केस में उस ये जो वो फीलिंग या वो चीज होती है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो पहले अभी हम ऑप्शन देखिए, क्लॉस्ट्रोफोबिया, साइनोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया और मीसोफोनिया। यहाँ पे देखिए ये फोनिया है, फोबिया है, फोबिया है। कुछ चीजें बताते हैं। फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ, ठीक है, किसी चीज से डर होता है ना तो उसे कहते हैं फोबिया, ठीक। अब यहाँ पे फोनिया होता है जो फोन वाला वर्ड है, ठीक है ना, ये वन वर्ड जो है वो साउंड से रिलेटेड है, ठीक है ना, स्टडी ऑफ साउंड, फोनेटिक्स कहते हैं जिसको, ठीक है ना। और जो ये मीसो जो वर्ड है, ठीक है ना, इसका जो मतलब होता है वो है हेट्रेड, नफरत करना किसी चीज से। तो अगर हम वैसे नॉर्मली समझे, अगर ये चीजें पता होती हैं तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर मीसो यानी कि हेट्रेड और फोन मतलब साउंड, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन अभी हम पहले इन ऑप्शंस के जो मतलब है वो भी समझेंगे। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कोई फियर ऑफ, अब मैं फोबिया का वो नहीं लिख रहा हूं, फोबिया लिख रखा है, ये क्लोज्ड प्लेसेस है, ठीक है ना, कोई ऐसा
पर्सन जिसको क्लोज प्लेसेस में डर लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमरा बंद करके सोते हैं, बिल्कुल एकदम अंधेरा हो गया कमरा, इवन खिड़की विड़की सब बंद है, उनको मजा आ रहा होता है, उनको अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो फिर वो इस जगह पे, ऐसी जगह पे नहीं रह पाएगा, भले ही वो दिन हो या रात हो, वो सो नहीं पाएगा, ठीक है, या बैठ भी नहीं पाएगा कह सकते हैं। उसे बंद जगहों से डर लगता है, तो वो हमारा होता है, उसे कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। साइनोफोबिया जो वर्ड है ये है फियर ऑफ डॉग्स, जिनको कुत्तों से डर लगता है उनके लिए वर्ड यूज करते हैं साइनोफोबिया, ठीक है। एस्ट्राफोबिया जो वर्ड है ये एस्ट्रोनॉमी से थोड़ा सा रिलेटेड है, थोड़ा सा रिलेटेड है, ठीक है ना। फियर ऑफ लाइटिंग, ये स्काई में जो लाइटनिंग्स होती है ना, उनको, उनसे डर लगता है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फियर ऑफ लाइटनिंग। फियर ऑफ थंडर जो है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एस्ट्राफोबिया। और मिसोफोनिया मैंने बताया कि हेट्रेड ऑफ साउंड, ठीक है ना। अब साउंड से, किसी साउंड से नफरत हो रही है, यानी कि हम नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, जो यहां पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। When people react negatively to certain sound, this is called misophonia। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो गया, डी वाला ऑप्शन, मिसोफोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु फॉल्सली क्लेम्स टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और स्किल, ठीक है ना। जैसे कभी कभी कुछ लोग अपने सीवी में झूठ लिख देते हैं, रिज्यूम में झूठ लिख देते हैं कि मुझे ये चीज आती है, मुझे इस चीज के बारे में पता है, मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है। तो अगर हम किसी भी पर्टिकुलर स्किल या नॉलेज के लिए झूठ बोलते हैं कि हमें ये चीज आती है या ये चीज मालूम है, तो उस वर्ड के लिए या उस पर्सन के लिए क्या ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। रेनिगेड, क्रूक, चार्लटन या पिलफरर, ठीक है। रेनिगेड का मतलब होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि लीव एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, कि अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, भले ही हम किसी कंपनी में हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो, कोई हमारा ऑफिस है, ठीक है ना, उसको छोड़ के दूसरा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ऑर्गेनाइजेशन को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को क्या कहते हैं, रेनिगेड। जो ऐसा पर्सन होता है, ठीक है ना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रेनिगेड, जो कि मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पार्टी, अपना ग्रुप छोड़ करके दूसरा ग्रुप या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसका जो ओपिनियन होता है वो जो अपनी जिस मौजूदा पार्टी में वो ज्वाइंड है उनसे थोड़ा अलग होता है, इसलिए, ठीक है। क्रूक जो यूजली वर्ड क्यों जाता है, वो नोटोरियस जो लोग होते हैं, थोड़े क्रिमिनल टाइप जो लोग होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए वर्ड यूज करते हैं क्रूक, ठीक है। चार्लेटन जो वर्ड है उसका मतलब है हमारा ये वाला, कि एक ऐसा आदमी जो झूठ बोलता है पर्टिकुलर किसी नॉलेज के लिए, किसी स्किल के लिए, कि हाँ मुझे इस चीज के बारे में मालूम है, मुझे गाड़ी चलाना आती है, मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छे से चलाना आता है, मैंने ये कोर्स कर रखा है, या मुझे कोई एक्टिंग आती है, ठीक है ना। तो इस तरीके का कोई झूठ बोलते हैं पर्टिकुलर किसी स्किल के लिए या नॉलेज के लिए, तो उस पर्सन को कहते हैं चार्लेटन, ठीक है। और पिलफिरर उसको कहते हैं जो पिलफिरेज करता है। अब पिलफिरेज क्या होता है, पिलफिरेज का मतलब होता है बहुत ही मामूली सी चीजों की चोरी करना, जिनकी वर्थ या जिनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, यानी कि जैसे हम अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं चिंदी चोर, ठीक है ना। जैसे कोई आदमी कहीं काम करता है तो वहां से कोई छोटी मोटी चीजें चुरा लेता है, कोई कहीं दुकान पे कोई सामान लेने जा रहा है तो वहां से कुछ उठा लिया, किसी के घर गए तो वहां से कुछ चोरी कर लिया। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जो छोटी मोटी, बहुत छोटी छोटी चोरी करते हैं, जिन चीजों की वैल्यू भी नहीं होती है, ठीक है ना, तो वो बंदा जो होता है उसे कहते हैं पिलफिरर। और पिलफिरेज का मतलब होता है चिंदी चोरी करना, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन, चार्लेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डॉग इन अ मैंगर। आप सोचेंगे डॉग इन अ मैंगर का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रॉपर एक इडियम है, ठीक है ना, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी प्लेस पर है कि वो ना तो खुद एंजॉय कर रहा है ना दूसरों को एंजॉय करने दे रहा है। जैसे कभी कभी किसी को कबाब में हड्डी भी कह देते हैं, यार कहाँ से कबाब में हड्डी आ गया, ना खुद भी एंजॉय कर रहा है ना हमें करने दे रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, कैचिंग स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम स्ट्रीट, ठीक है, आवारा कुत्तों को पकड़ना सड़क पे से। ट्रीटिंग समवन इनडिसेंटली, किसी के साथ इनडिसेंट बिहेवियर करना, अच्छा बिहेवियर ना करना, यानी कि डिसरेस्पेक्ट की तरह उनके साथ बिहेव करना। प्रिवेंटिंग अदर्स पीपल फ्रॉम एंजॉयिंग समथिंग, जैसे मैंने बताया आपको कि और लोगों को एंजॉय करने से रोकना। तो इसका सही आंसर हमारा सी वाला ऑप्शन है। प्रोवाइडिंग सेपरेट शेल्टर्स फ्रॉम स्ट्रे डॉग, प्रोवाइडिंग सेपरेट शेल्टर्स फ्रॉम, ये मेरे ख्याल से 2 होना चाहिए था, ठीक। तो स्ट्रे डॉग जो है उनको सेपरेट शेल्टर्स प्रोवाइड करना, ठीक है ना, उनको उनके रहने के लिए कोई उनको जगह दे देना, तो ये चीज है। तो इसका सही आंसर हमारा है सी वाला पार्ट, प्रिवेंटिंग अदर पीपल फ्रॉम एंजॉयिंग समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैड मॉर्नफुल सॉन्ग, मॉर्नफुल यानी कि
मॉर्नफुल का मतलब ऐसा होता है कि जो शोक से भरा होता है ना, मॉर्नफुल शोक से भरा, मॉर्न का मतलब होता है शोक, ठीक ना, समझना इस चीज को आप, मैंने अंदर वो कर रहा हूं, ठीक। तो अब इसमें ऑप्शंस रेगे, डिटी, जैज और डर्ज, ठीक है ना। रेगे का मतलब होता है म्यूजिक, रेगे का मतलब होता है म्यूजिक, पर्टिकुलरली ऑफ जमाइका जो कंट्री है उससे रिलेटेड वर्ड है ये, ठीक है ना, या साउथ अफ्रीकन जो है वो, या वेस्ट इंडीज जो वाला जो एरिया है वहां पर जो म्यूजिक जो शुरू किया जाता है या जो बजाया जाता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं रेगे। डिटी जो है, ठीक है ना, ये बहुत ही कोई सिंपल सा सॉन्ग होता है, बहुत ही छोटा सा सॉन्ग। कहीं हम किसी दिल्ली विल्ली या बड़े मेट्रो सिटीज में जाएंगे तो वहां किसी आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं तो वहां पे कुछ लोग जो होते हैं वो गिटार वगैरह वैसे बजा रहे होते हैं या कोई छोटा सा गाना गा रहे होते हैं, तो वो सिंपल है, ठीक है ना, सिंपल सॉन्ग जो होता है ना उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ये डिटी। और जैज जो वर्ड है ये म्यूजिक है, ये जैसे कि हमारा ये म्यूजिक था जमाइका या साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज का, तो ये म्यूजिक कहाँ का है, ये है अमेरिका का, ठीक है ना। तो जैज में जैसे कभी आप लोगों ने कहीं अगर म्यूजिक सिस्टम देखा हो या अपने फोन में पहले आया करते थे कुछ जगहों पर कि जैज है या रॉक पार्टी वाला है, तो इस तरीके से म्यूजिक के जो वेराइटीज होती थी वो चेंज करते थे कुछ, ठीक है ना, तो वो जैज होता है। और डर्ज जो है इसका मतलब होता है कोई ऐसा म्यूजिक या ऐसा सॉन्ग प्ले एट अ फ्यूनरल, ठीक है ना। फ्यूनरल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, जब बिल्कुल वो कहते हैं ना वो क्रियाक्रम वाली जो चीजें होती हैं उस टाइम के दौरान जो सॉन्ग प्ले किया जाता है, जब किसी की डेथ हो जाएगी और क्रियाक्रम वाला जो टाइम होगा उस टाइम पे जो सॉन्ग प्ले किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो एक शोक गीत होगा, यानी कि किसी के दुख दिखाने वाला या दुख शो करने वाला, दुख व्यतीत करने वाला वो गीत या सॉन्ग होगा। तो इसका सही आंसर अ सैड मॉर्नफुल सॉन्ग का क्या हो गया हमारे पास, डिर्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग, ठीक है ना। अब हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, ये CIDE जो वर्ड है इसका मतलब होता है किलिंग ऑफ, ठीक है, किलिंग ऑफ। अब द एक्शन ऑफ किलिंग अ किंग, ठीक है ना, तो रेजिसाइड का मतलब क्या होता है, किसी राजा को मारने का मतलब होता है रेजिसाइड, जैसे रेजीम होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ये रेजिसाइड। फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है अपने सगे भाई या बहन को मारने के लिए कहते हैं फ्रेट्रीसाइड, ठीक है ना। और जो जीनोसाइड वर्ड है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या रहता है कि अच्छा जैसे जीनोसाइड है, ठीक है ना, जीनोसाइड का मतलब ये होता है कि एक बड़ी तादाद में लोगों को मारना, और जीनोसाइड का मतलब होता है कि बड़ी तादाद में आप स्ट्रेंजर्स को मार रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कई जगहों पर आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे इस तरीके का क्लैश हो जाता है कुछ कंट्रीज में या कुछ कंट्रीज के पर्टिकुलर एरियाज में, कि वहां पे जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं, जैसे हम जानते हैं हमारे यहाँ यूपी बिहार से बहुत सारे लोग दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र में लेबर के तौर पे काम करने जाते हैं, ठीक है ना। तो इन केस इस कुछ जगहों पे महाराष्ट्र में लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, जो यहाँ के जो लेबर हैं आप उनको काम दीजिए, जो वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स होते हैं। तो कभी इन केस ऐसे ना हो ऐसा, ठीक है, कभी, लेकिन अगर इन केस ऐसा होता है कि महाराष्ट्र के लोग जो यूपी बिहार के लोगों को मारने लगे, ठीक है ना, कि नहीं आप बाहर से आए हो, आप हमारे यहाँ के नहीं हो, ठीक है ना, आप स्ट्रेंजर हो हमारे लिए, तो अगर वो इस तरीके से वो काम करते हैं या अजनबी लोगों को मारा जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है जीनोसाइड, जो नॉर्मली अगर हम देखें एक बार को समझने के लिए तो ट्राइबल्स लोग करते हैं। अगर हम ट्राइबल एरिया में घुस जाते हैं तो वो बहुत ही अनसेफ चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो जीनोसाइड का मतलब किलिंग ऑफ स्ट्रेंजर्स, और जीनोसाइड का मतलब किलिंग ऑफ मैनी पीपल्स भी लिखते हैं कई जगहों पर, ठीक है ना, या फिर किलिंग ऑफ रेसेस, ठीक है ना, किलिंग ऑफ मैनकाइंड, इस तरीके से भी लिखते हैं। जिस तरीके से मतलब कहीं कहीं बहुत जब सिविल वॉर होता है, जैसे साउथ वो श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था तब इस तरीके से चीजें हुई थी, ठीक है ना, तो ये होता है हमारा जीनोसाइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा है रेजिसाइड, ठीक है ना, एक राजा को मारना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, रेजिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, हमें इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाइदर ऑफ अस वॉज एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, ठीक है ना, अब यहाँ पे अस कह रहा है तो अस में दो या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम समझते हैं इस चीज को भी। ईच ऑफ देम हैव लेफ्ट विदाउट परमिशन, एवरीवन लव देयर कंट्री, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन प्रेजेंट देयर
वर हैप्पी। ठीक है, अब हम अगर देखते हैं सबसे पहला, नाइदर ऑफ अस वॉज एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। ठीक है, अब पहली चीज आप ये समझिए कि नाइदर ऑफ और नन ऑफ कहां लगता है। नाइदर ऑफ और नन ऑफ। नाइदर ऑफ लगता है जब दो लोग होते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक भी नहीं, और नॉन ऑफ लगता है जब मोर देन 2 पर्सन होते हैं। ओके, यानी कि 3 या 3 ज्यादा, उनमें से कोई भी नहीं। ठीक है ना, तो यहां पर मान लेते हैं 2 दोस्त हैं, वो ये बात कर रहे हैं, जैसे मान लें 2 पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे अस का मतलब है 2 लोग, कि हम में से कोई भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाया था। तो नाइदर ऑफ अस वाज एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो क्या ये सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा है? ये सेंटेंस करेक्ट है। नाइदर ऑफ अस, हम में से कोई भी, वाज एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाया था। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे नॉट नहीं लिखा, लेकिन वो नाइदर जो है ये नेगेटिव ही चीज या नेगेटिव जो है वो सेंटेंस दर्शाता है हमारा, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए बात होती है। तो ये हमारा सही आंसर है। बाकी सब सही क्यों नहीं है वो बताते हैं। ईच ऑफ देम, यानी कि देम यानी कि 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो उनमें से हर एक हैव लेफ्ट विदाउट परमिशन। जैसे मान लेते हैं कि रूम है, उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, यानी कि हर कोई जो है वो बिना परमिशन के छोड़ के चला गया, यानी कि हर एक सिंगल बंदे की बात कर रहे हैं, हर एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ईच हमेशा जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ईच ऑफ देम, यहां पर हैव नहीं, यहां पर हैज आना चाहिए था, यहां पे हैज आता तब ये सब क्वेश्चन, ये हमारा सेंटेंस तब सही होता। एवरीवन, हर एक, फिर वही, हर कोई अपने देश से प्यार करता है। ठीक है ना, तो एवरीवन लव्स हिज या हिज कंट्री लिखते हैं, हर नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, हिज का मतलब पर्टिकुलरली सिर्फ मेल की नहीं होता, जब हमें जेंडर नहीं कंफर्म होता है तो हम हिज यूज करते हैं। ठीक, एवरी मैन, इसलिए ये वाला सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर ये गलती है, इसमें ये वाली गलती है। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन प्रेजेंट देयर वर हैप्पी, सेम वही चीज, हर आदमी और हर औरत जो मौजूद थे वहां पर सब खुश थे। ठीक है ना, अब आप ये देखिए, जब एवरी मैन और एवरी वुमेन की बात करें तो एवरी के लिए भी सिंगल आएगा। ठीक है ना, जब सिंगल आएगा तो या तो यहां वॉज करो, ठीक, और अगर हमें नहीं करेंगे तो आप ये देखिए यहां पर ये मैन आ रहा है, ये सिंगुलर वर्ड हो गया। ठीक है, सिंगुलर हमारे पास प्रोनाउन आ रहा है या नाउन आ रहा है। ये वुमेन जो है ये हमारे पास प्लूरल हो गया। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ एवरी मैन वॉज और एवरी वुमेन वर आना चाहिए था। ठीक है ना, तो यहां पर ये और ये 3 जो वर्ड्स हैं ये एक कहते हैं ना कि सीक्वेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, तो जिस वजह से ये सेंटेंस जो है वो 2-3 वजहों से गलत हो जाएगा। तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा, इसका सही आंसर हमारा ए वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एन ऑनर डैश द प्रोफेशन। वो एक ऑनर है, यानी प्राइड की बात है, गर्व की बात है, किसके लिए? प्रोफेशन के लिए। तो ही इज एन ऑनर के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो यूज होता है टू। ठीक है ना, ऑनर फॉर प्रोफेशन के लिए, उसके लिए कोई चीज नहीं होती। इसलिए जैसे हम कहते हैं ना कि दिस गिफ्ट इज फॉर यू, तो तुम्हारे लिए कोई चीज नहीं है। ऑनर एक फीलिंग है। ठीक है ना, ऑनर कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसको हम टच कर सकते हैं। इन ऑनर, प्रोफेशन के अंदर, इन कहते हैं ना कि जैसे हम इन की बात करते हैं। ठीक है ना, आई एम इन द हाउस, में घर के अंदर हूं, तो यहां पर ऑनर इन नहीं है। ठीक है ना, ऑनर ऑफ, प्रोफेशन का ऑनर नहीं है, कोई भी प्रोफेशन या जो भी हम काम करते हैं उसका ऑनर नहीं है वो चीज। ऑनर टू, ये जो है ऑनर के साथ टू सही प्रोपोजिशन बनाता है कि प्रोफेशन के लिए ऑनर है। जैसे कहते हैं टू, हम जब गिफ्ट वगैरह लिखते हैं टू कि किसके लिए है, जो भी हम जिसकी बर्थडे पार्टी में जा रहे होते हैं तो उसका नाम लिखते हैं टू के नीचे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी वाला ऑप्शन, टू। अच्छा, बिफोर मूविंग फर्दर मैं आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। ठीक है ना, 18 नवंबर से हमारा AMU एमएड एंट्रेंस के लिए, ठीक है ना, AMU एंड जामिया एमएड एंट्रेंस के लिए 18 नवंबर से एक बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, इस बैच में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है ना, नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे आएं और इस नंबर पर अपनी क्वेरीज जो हैं वो पूछें और अपनी क्वेरीज क्लियर करें, इस बैच को ज्वाइन करें। ठीक है, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चेंज द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, द बेकरी विल हैव सॉल्ट केक्स। ठीक है ना, अब ये हमारे पास एक्टिव में है। और जब आप एक्टिव में देखिए विल हैव आ रहा है, यानी कि अगर हम विल हैव देखें तो ये किस में आता है हमारे पास? ये आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है इसका हमारे पास जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट
विल प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म वो ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारा एक जो सिंपल एक्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं या डायरेक्ट की बात कर रहे हैं वो इस तरीके से रहेगा। अब जब इसका ये तो हमारा एक्टिव हो गया, अब जब हमें इसका पैसिव लिखना है तो पैसिव के लिए क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई के साथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हम देखिए हम इस चीज को फॉलो करेंगे और फिर बाद में उसको इस तरीके से इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। ये एक्टिव और पैसिव का रूल होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। द बेकरी विल हैव सोल्ड केक्स, यहाँ पे द बेकरी जो है वो सब्जेक्ट है, तो बेकरी हमारे सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, बाय द बेकरी, बाय द बेकरी, बाय द बेकरी, सब में बाय द बेकरी आ रहा है। ओके, अब विल हैव सोल्ड केक्स आएगा। ठीक है ना, तो विल हैव का मतलब फ्यूचर में वो काम हो चुका होगा, तो द बेकरी विल हैव सोल्ड केक्स। ठीक है ना, मान लिया हम कहते हैं भैया केक लेके आना, अरे शाम में ले आएंगे, अरे शाम तक सारे केक बिक चुके होंगे, ये कह सकते हैं, या बेकरी ने सारे केक शाम तक बेच दिए होंगे या बेच दिए होंगे, शाम की बात नहीं कर रहे लेकिन हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो यहां पर अब ये जो केक्स है ये हमारा ऑप्शन विल हैव, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट सब में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें विल हैव बीन देखना है, तो विल हैव बीन इसमें नहीं आ रहा, ये ऑप्शन गलत। विल बी नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत। विल हैव बीन आ रहा है, विल हैव बीन आ रहा है। अब यहाँ पे सेलिंग और सोल्ड, यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करी थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आ रही है, तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास, डी वाला ऑप्शन। एक्टिव पैसिव के रूल के हिसाब से हमारा जो डी आंसर है, जो डी वाला ऑप्शन है, वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज अ रेक्ल्यूज बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है हमारे पास वो है ये रेक्ल्यूज, ध्यान रखिएगा ये अंडरलाइन वर्ड है। तो रेक्ल्यूज का मतलब क्या होता है, रेक्ल्यूज का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल अकेले रहता है, जिसे आइसोलेशन कहते हैं। कभी कभी आइसोलेशन में रहना पसंद है किसी को, आइसोलेट या बहुत ही ज्यादा लिमिटेड लोगों से मिलता है, अपने आप में सीमित रहता है, लिमिटेड। ठीक है ना, वो चीज। तो रेक्ल्यूज का मतलब क्या है, अ डोमिनेटिंग एंड एरोगेंट पर्सन। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा घमंडी किस्म का है, और डोमिनेटिंग यानी कंट्रोलिंग नेचर, यानी अपने आप को सुपीरियर दिखाता है। शाई, शर्मिला है आदमी। ठीक है, अ पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, यानी कि जो अकेले रहना पसंद करता है या जो अकेले रहता है, तो रेक्ल्यूज का मतलब वही है, अ पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। ओके, अ पर्सन हु इज वेरी एक्टिव, या एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो तो यहाँ पे वर्ड नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम अप इन द आर्म्स। अब आप समझिए कि अप इन द आर्म्स, हमारे आर्म्स ऊपर है और हमारे हाथ में कोई चीज है। आप इस तरीके से समझिए कि जब हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं या कभी हमें कोई चीज पसंद नहीं आती है, हम किसी चीज से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, किसी चीज से खुश नहीं होते हैं, भले ही हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का कोई डिसीजन है या गवर्नमेंट का कोई लॉ है, तो हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं अपने हाथ में स्लोगन लेकर के। ठीक है ना, तो आप उस तरीके से समझिए कि अप इन द आर्म्स, वहां से ये इडियम बनता है। तो इसका सही मीनिंग क्या होगा, टू हैव पेशेंस। ठीक है ना, कि आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है आपके अंदर। एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज से आप गुस्सा हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कब करते हैं, जब गुस्सा होते हैं जब ही करते हैं। सराउंडिंग योरसेल्फ, अपने आप को किसी चीज के आसपास कर लेना। ठीक है, पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना, अपने एफर्ट्स डालना उस काम के लिए। तो अप इन द आर्म्स का सही मीनिंग जो बनेगा वो बनेगा एंग्री अबाउट समथिंग, हम किसी चीज से बहुत ज्यादा नाराज हैं, गुस्सा हैं, तो उस चीज के खिलाफ हम मूवमेंट, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अप इन द आर्म्स मींस एंग्री अबाउट समथिंग, सही ऑप्शन हमारा बी वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एब्सोल्युटली, आई एम सो, टू, आई एम बैड, एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो हम जानते हैं सेंटेंस जब भी शुरू होते हैं वो सब्जेक्ट से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि हमसे कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव की बात नहीं कर रहा है। ठीक, जो सेंटेंस शुरू होगा वो सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब लगेगा, जो भी है। सब्जेक्ट कहां पे आ रहा है, आई एम, आई एम, आई एम। एग्जॉस्टेड के बाद भी आई एम आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं, ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सब में सब्जेक्ट पहले आ रहा है। अगर एग्जॉस्टेड यानी कि बहुत ज्यादा थक गया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा बिल्कुल एकदम बॉडी एग्जॉस्ट हो गई है, कुछ करने की हिम्मत नहीं है, एनर्जी सारी हमारी यूज हो चुकी है। ठीक है ना, वेस्ट नहीं कहेंगे, किसी काम किया जब एग्जॉस्ट हुए ना। तो आई एम एब्सोल्युटली ऑफ टू बेड, सो आई एम, लेकिन लास्ट में जब ये सो आई एम व्हाट, तो फिर सो यानी फिर मैंने क्या किया, सो आई एम क्या, सो आई एम प्लेइंग, सो आई एम स्लीपिंग, सो आई एम ईटिंग, सो आई एम ड्रिंकिंग। तो जहां जहां ये लास्ट में सो आई एम बना रहा है, ठीक है ना,
सो यहाँ सो ऑफ टू बेड आई एम के बाद क्या, ठीक है ना। तो आई एम जब हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि जब भी हमारा सेंटेंस खत्म होगा अगर वो सब्जेक्ट के साथ खत्म होगा तो बाई लगेगा पहले, ये पता चलेगा जब पैसिव वॉइस होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, स्टार्टिंग हमारे सेंटेंस में सही आ रही है लेकिन एंड में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर आई एम लगा रहे हैं, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, मेन वर्ब नहीं है, ना कोई ऑब्जेक्ट है उसके आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, आई एम एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड, मैं एब्सोल्युटली, ऐसी बात है बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है वो बंदा जो बात कर रहा है, आई एम एब्सोल्युटली एग्जॉस्टेड, सो आई एम ऑफ टू बेड, ठीक है ना। तो मैं जो है बेड पे लेट गया सोने के लिए, तो आई एम ऑफ टू बेड यानी कि मैं बेड पे आ गया। तो इसका सही आंसर, सही ऑप्शन जो है वो सी वाला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन एनालॉजी बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। एनालॉजी यानी कि जिस तरीके से ये एक हमारे पास जो पैटर्न बनना है वो इनमें से कौन से ऑप्शन में वो पैटर्न फॉलो कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पैटर्न का मतलब एक वो पर्सन होता है जो किसी की हेल्प करता है किसी काम में, ठीक है ना। पैटर्न का मतलब वो चीज होती है यानी कि जो सपोर्ट देता है, हेल्प करता है, असिस्ट करता है। तो ये बनना है हमारे पास पैटर्न और सपोर्ट का जो भी पैटर्न है। अब डॉक्टर, ऑनेस्ट, काउंसलर, एडवाइस, आर्टिस्ट, एस्थेटिक, और बैंक का मतलब क्रेडिबिलिटी। तो डॉक्टर जो है वो क्या करते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर ऑनेस्ट होते हैं, नो डाउट ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग नहीं हो पाते हैं ऑनेस्ट, अलग चीज है, लेकिन सारे ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम आए दिन बहुत सारे केसेस भी देखते रहते हैं। तो ये 100% मैच नहीं करेगा, क्योंकि जब पैटर्न का काम क्या है, ठीक है ना, मान लेते हैं ये सब्जेक्ट है, इसका काम जो है ये इसका वर्ब है, यानी कि पैटर्न काम है सपोर्ट करना, डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर का काम है ट्रीट करना, डायग्नोज करना। तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। काउंसलर क्या होता है, ठीक है ना, हमें करियर काउंसलिंग के लिए हम कभी कभी, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो वो मैरिज काउंसलर्स के पास जाते हैं, ठीक है ना। बच्चों को अपनी करियर के बारे में जानना होता है तो वो काउंसलर्स के पास जाते हैं। तो काउंसलर क्या करता है, हमें सही गाइडेंस देता है, हमें सही एडवाइस देता है। तो काउंसलर के साथ एडवाइस यानी कि ये सब्जेक्ट और ये वर्ब ये सही बना रहा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिस्ट क्या करता है, आर्टिस्ट का काम है पेंटिंग करना, पेंट करना, पेंटिंग बनाना, ड्राइंग करना कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एस्थेटिक है, एस्थेटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज कंसर्न्ड विद ब्यूटी, यानी कि कोई चीज ऐसे बनाई गई है जो कि खूबसूरत लगेगी, ठीक है ना। अब ये तो भैया पेंटिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर हम ये कहें कि मैंने अपने घर में एक वॉलपेपर लगवाया, वॉलपेपर मैंने कोई ऐसा डिजाइन बनवाया है जो बिल्कुल अलग लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो ये काम तो पेंटर ने नहीं करा है। तो कंसर्न विद ब्यूटी का मतलब हम कोई भी चीज ऐसी बनाते हैं, भले ही हमने कोई दरवाजा ऐसा बनाया, हमने कोई टीवी ऐसा बनाया, हमने कोई दीवार ऐसी बनाई, हमने घर ऐसा बनाया कि वो बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें कोई एक एडिशनल ऐसी चीज डाली है हमने जो औरों से अलग है, तो वहां पर उस चीज के लिए एस्थेटिक यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बैंक क्या होता है भैया, हमें बैंक पे क्रेडिबिलिटी होती है, हमें बैंक पे भरोसा होता है, बैंक भरोसे का लायक होता है। लेकिन बैंक का काम क्या है, ठीक है ना, बैंक का काम क्या है भैया, लोन देना, ठीक है ना, यही कह सकते हैं ना, लोन देना, या जो भी हमारी सेविंग्स अकाउंट है, अकाउंट के डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सब काम होते हैं जो बैंक हमें करता है, हमारे लिए करता है या हम बैंक से करते हैं। तो इसमें जो काउंसलर है, काउंसलर एडवाइस करेगा, और बैंक जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे काम होते हैं, एक पर्टिकुलर काम को हम कह भी नहीं सकते, या फिर हम बैंक के साथ कह सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अगर हम यूज करते हैं तो वो। लेकिन क्रेडिबिलिटी है एक हमारी फीलिंग, भरोसा, ठीक है ना। तो बैंक भरोसा न करता है, ठीक है ना, तो न करवाता है। करना, करवाने का मतलब ये उसका वर्ब नहीं है, ठीक है ना, उसका जो काम है, हमें उसके काम की वजह से उसके ऊपर भरोसा, ये हमारी फीलिंग है एक, ठीक है ना। तो ये वर्ब नहीं है, तो इसका सही आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस, ठीक है ना। शायद आप लोगों ने सुना होगा जमीन में सड़क पे गड्ढे हो जाते हैं तो वो कहते हैं भाई पैच वर्क कर दो, यानी कि गड्ढे भरना होता है, यानी कि जो गड्ढे होते हैं उनको भरने को पैच वर्क कर रहे हैं, यानी कि कुछ दिक्कतें हैं हमारे, हम यहाँ से वहां तक रास्ते में जा रहे हैं, बहुत सारे गड्ढे पड़ रहे हैं, तो वो पैचेस भरे जा रहे हैं, ठीक है ना, जो गड्ढे हैं। ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस बिफोर ही मेड गुड, यानी कि उसने बहुत सारे गड्ढों का सामना करा अच्छा होने से पहले। यानी किसी को जब सक्सेस मिलती है तो बहुत सारी मेहनतें करते हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, तो उन परेशानियों का सामना जो कर रहे हैं उन्हीं को बैड पैचेस कह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं ये जो अंडरलाइन फेज है हमारा, स्ट्रक सेवरल पैचेस, स्ट्रक यानी कि फंस जाना, ठीक है ना, बहुत सारी मुश्किलों में फंसा कोई शख्स। ही हैड मेनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, प्रोफेशनल डिफिकल्टीज तो जब आएंगी जब वो प्रोफेशन में पहुंचेगा, ठीक है ना, प्रोफेशन यानी कि कोई जॉब में पहुंचेगा, तो जब वो जॉब के लिए ही इतनी ज्यादा परेशानी कर रहा है, अभी तो अभी जॉब में पहुंचा ही नहीं है, ठीक है ना। तो बिफोर ही मेड गुड यानी कि जॉब मिलना, अभी समझो आप, तो उससे पहले की परेशानी है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं है। ही हैड अ बैड टाइम, ठीक है ना,
उसको कुछ बुरा समय था उसके साथ, वही चीज जॉब में आने से पहले अगर जैसे मान लेते हैं कि कुछ लोग जैसे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, या प्रिपरेशन करते हैं किसी चीज के लिए, तो कुछ कभी कभी बहुत ज्यादा फेलियर्स देखते हैं वो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन से भी गुजरते हैं वो, तो वो उनके लिए जो एक बैड समय होता है उसे कहते हैं स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास, ही हैड अ बैड टाइम, ही वेंट थ्रू मेनी इलनेस, उसे बहुत सारी बीमारियों से होकर गुजरा, ही केम अक्रॉस बैड सॉइल, ठीक है ना, उसे बुरी सॉइल मिल गई, बुरी सॉइल यानी कोई बुरी जमीन, बुरी जमीन का मतलब कि ऐसी जगह पे पहुंच गया वो जहां के लोग उसको ज्यादा कंपेटेबल या अच्छे लोग नहीं लगे। तो इसका सही ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। टू कैच अ टार्टर मींस, यानी कि आप इसका सिंपली मतलब ये होता है जो इडियम है कि किसी ऐसे शख्स से लड़ाई ले लेना या ऐसे शख्स से दुश्मनी मोल ले लेना जो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, ठीक है ना। ये टू ट्रैप अ वांटेड क्रिमिनल विद ग्रेट डिफिकल्टीज, ठीक है ना, बहुत मुश्किल से किसी वांटेड क्रिमिनल को ट्रैप कर लिया हमने, ठीक है ना। टू मीट विद अ डिजास्टर, किसी डिजास्टर से सामना हो गया हमारा। टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर एंड ट्रबलसम देन वन एक्सपेक्टेड, जितना हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा परेशान करने वाला एक पर्सन है वो। टू कैच अ डेंजरस पर्सन, किसी खतरनाक आदमी को पकड़ लेना। तो इसमें मैंने आपको बताया टू कैच अ टार्टर का मतलब किसी अपने से ज्यादा पावरफुल आदमी से दुश्मनी ले लेना। तो इसका सही आंसर क्या है, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ऑलवेज स्टेमर्स, स्टेमर्स का मतलब होता है हकलाना, ठीक है, स्टेमरिंग में स्टेमर होता है। इन पब्लिक, ठीक है ना, वो हमेशा पब्लिक में हकलाता है। बट हिज टुडेज स्पीच, मगर उसकी आज की जो स्पीच उसने दी है, बट हिज टुडेज स्पीच, आप सोचिए अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। अभी हम पहले जो ऑप्शन है उनको देखते हैं और देखते हैं कौन सा फिट बैठेगा। वॉज फेयरली ऑडिबल टू ऑल, ठीक है ना, लेकिन आज की जो स्पीच थी वो हर किसी ने आसानी से सुनी, ठीक है। जब वो हकला रहा था, सुन तो तब भी रहे थे लोग, उसके हकलाने को सुन रहे थे, अब उसकी स्पीच को सुन रहे हैं, ठीक है ना। वॉज नॉट लाइक्ड बाई ऑडियंस, उसको ऑडियंस ने वो पसंद नहीं की गई थी, ठीक है ना, आज की स्पीच उसकी जो है वो ऑडियंस के द्वारा पसंद नहीं की गई थी। वॉज क्वाइट लाइक बाई दी ऑडियंस, ठीक है ना, उसको ऑडियंस ने कुछ हद तक पसंद किया। वॉज सरप्राइजिंगली फ्लुएंट, ठीक है ना, वो बहुत ही फ्लुएंसी के साथ बोला आज, ठीक है ना। सरप्राइजिंग यानी कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग या एक तरह की सरप्राइज वाली बात है, अचंभित होने वाली बात है कि वो फ्लुएंसी के साथ बोला। यानी कि मान लेते हैं हमारा कोई दोस्त है, वो नॉर्मली पब्लिक में बोलने से हकलाता है, यानी उसको हकलाने की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसको आदत नहीं है अभी पब्लिक में बोलने की, तो ही ऑलवेज स्टेमर्स इन पब्लिक बट हिज टुडेज स्पीच वाज, क्या होगा इसका सही आंसर, वाज सरप्राइजिंगली फ्लुएंट, ठीक है ना। हो सकता है वो घर से प्रिपरेशन करके आया हो सकता है उसने घर वालों के सामने बोल बोल के अपनी जो झिझक जिसे कहते हैं, ठीक है ना, जो हेजिटेशन है उसको दूर किया हो, तो वो हमेशा पब्लिक में हकलाता है। लेकिन आज की स्पीच जो थी वो बहुत ही ज्यादा फ्लुएंसी के साथ उसने दी, यानी बहुत ज्यादा फ्लुएंट थी, तो इसका सही आंसर है डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना, सही स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। एफिडेविट, एफिडेविट, एफिडेविट और एफिडेविट, इसका सही आंसर हमारे पास डी वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। नॉर्मली हमने कई जगहों पे लिखा देखा होगा एफिडेविट, हमने एफिडेविट जिंदगी में बहुत सारे बनवाई भी हैं, ठीक है ना, तो भी लिखा देखा होगा। इसका सही आंसर है डी वाला ऑप्शन, एफिडेविट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिप डैश रॉबिन्सन अराइव्ड ऑन द आइलैंड, शिप के साथ कुछ हुआ, ठीक है, रॉबिन्सन जो है वो आइलैंड पर पहुंचे, अराइव्ड है, ठीक है ना, तो पास्ट फॉर्म में बात चल रही है, ठीक। अब देखिए क्या हुआ होगा, द शिप हैड बीन ब्रोकन, शिप टूट गया, ठीक है ना। अभी आप समझ रहे हैं टूट गया है, वो हैड बीन ब्रोकन हुआ है क्योंकि शिप खुद से तो नहीं तोड़ेगा अपने आप को, ठीक है ना। तो हैविंग बीन ब्रोकन, शिप के साथ हैविंग आएगा, कैसे आ जाएगा भाई, ठीक है ना, ना कोई हेल्पिंग वर्ब है, अगर हैव आ रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, और जो हैविंग के साथ बीन नहीं आएगा, हैव बीन आएगा। हैविंग ब्रोकन, फिर वही हैविंग आ रहा है, तो इसके पहले हमारे पास इज एम आर या हैड हैव कुछ तो आना चाहिए था ना, हैड ब्रोकन, ठीक है ना, हैड के साथ ब्रोकन आएगा तो यानी कि सब्जेक्ट, ठीक है, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट बनाएगा, लेकिन इसका मतलब होगा शिप ने हैड ब्रोकन, उसने कुछ, शिप ने तोड़ा कुछ, ठीक है ना, जिसमें कहूंगे आई हैड ब्रोकन माई चेयर, मैंने अपनी चेयर तोड़ दी थी, ठीक है ना। तो हैड ब्रोकन यानी कि शिप ने नहीं तोड़ा, ठीक है ना, शिप यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, शिप जो है टूटा है किसी के द्वारा, तो द शिप हैड बीन ब्रोकन, ठीक है ना, शिप जो है वो तोड़ दिया गया। हो सकता है शिप जो है वो किसी आइलैंड से टकरा गया हो, शिप किसी आइसबर्ग से टकरा गया हो, ठीक है ना, किसी ने शिप में कुछ तोड़ाफाड़ी कर दी हो, इस तरीके से मतलब झगड़ा हो जाता है, किसी ने शिप में कुछ तोड़ दिया तो उसको कह सकते हैं शिप हैड बीन ब्रोकन। और रॉबिन्सन हो सकते हैं ट्रेन, उसका शिप का कोई कैप्टन हो या कोई ऑफिसर इंचार्ज हो, वो जो है वो आइलैंड पर पहुंचे जिस आइलैंड पर इस तरह ये इंसिडेंट जो है वो हुआ, ठीक। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। तो हमने एएमयू एमएड का 2023-24 वाले सेशन का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन था, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू।